हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। तो सबसे पहले मैं अलका पांडे ज्ञानश्री चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गाइज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 2022 का, आपको उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको दूंगी कि कौन से लोग हैं जो इसको तैयार कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितना टाइम देना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट से आप अपियर हो सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं, इसमें कितने स्टूडेंट पास होते हैं, नेट और जेआरएफ के बीच में डिफरेंस कितना है और किस तरह से नेट और जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम कब कब होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि 2022 में जो एग्जाम है वो अब कब होने वाला है और इसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। आप कोचिंग कर रहे हैं तब भी और आप बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं तब भी, तो आप किस तरह से यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इस एग्ज़ाम में हम कहाँ से, जो 2022 का एग्ज़ाम जिसके लिए आप अपियर हो रहे हैं, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है अब वो जल्दी ही होने वाला है। सबसे पहली बात मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि 2020 का एग्ज़ाम जून में होगा और जहाँ तक ये आपका दिसंबर वाला एक पेंडिंग है, उन दोनों को मर्ज करके फिर से एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर दोनों को मर्ज करके ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो अब आपके पास जून तक का टाइम है और जून तक आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर बाकी चीज़ों को। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ बात करूँगी कि यहाँ पर यूजीसी नेट होता क्या है। तो यूजीसी नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आप किसी कॉलेज में यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो यूजीसी नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो पात्रता परीक्षा है, जो किस लिए होती है कि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये कंपलसरी है। जैसे आपको बीएड करने के बाद आप टेट करते हैं, बीटीसी करने के बाद आप टेट करते हैं, वैसे ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या कर रहे हैं और आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, देन आपको नेट एग्जाम पास करना होगा। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 6% जो स्टूडेंट हैं जितने अपियर होते हैं उसमें से सिर्फ 6% लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है नेट के लिए। अब जेआरएफ क्या है? तो जेआरएफ है गाइस जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो बच्चे इन 6% में से टॉप बच्चे होते हैं, लगभग इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो 0.6% समथिंग जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे 600 स्टूडेंट नेट निकाल रहे हैं तो वहाँ पे बहुत कम 6 लोग ही जेआरएफ में अपियर हो पाएंगे। तो जेआरएफ जो है वो बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि ये क्या है, एक इसमें जब आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी जो बच्चे कर रहे हैं अगर उनको जेआरएफ मिलती है तो उनको यहाँ पे एक अमाउंट दिया जाता है जो काफ़ी 35,000 समथिंग होता है। इसके द्वारा आप अपनी पीएचडी को कर सकते हैं। तो जेआरएफ है रिसर्च करने के लिए और नेट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। दोनों के लिए एक ही एग्जाम में प्रिपेयर होना होता है, इसके लिए कोई अलग अलग एग्जाम नहीं होता है। एक ही एग्जाम में प्रिपेयर होकर आप नेट और जेआरएफ दोनों कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर आपने नेट जेआरएफ कर लिया है तो आपके पास कैरियर के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, आप किस किस कैरियर में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके कैरियर के यहाँ पर क्या विकल्प है। तो कैरियर में विकल्प नंबर 1 कि आप यहाँ पे प्रोफेसर बन सकते हैं। विकल्प नंबर 2 आप रिसर्च कर सकते हैं, यानी कि पीएचडी कर सकते हैं आप अपना। विकल्प नंबर 3 कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, आप खुद से अपनी क्लासेस भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार अगर आप नेट जेआरएफ कर लेते हैं तो आप इन किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को हायर एजुकेशन में जाना ही जाना है उनके लिए यहाँ पर ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि नेट और जेआरएफ दोनों में बेसिक अंतर क्या है, तो ये है हमारा रिसर्च करने के लिए और ये है हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपने नेट पास कर लिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए किसी लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने
इसमें पेपर का पैटर्न कैसा आता है, तो यहाँ पर गाइस 100 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से। जो भी सब्जेक्ट आपने 81 सब्जेक्ट की लिस्ट है, उस लिस्ट में से जिसमें आप मास्टर कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसमें से जो आप चूज करते हैं उसके 100 क्वेश्चन आते हैं। और आपका पेपर 1 यहाँ पे होता है, ये होता है आपका पेपर 2, और पेपर 1 है आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर जो सबके लिए एक जैसा होता है। यहाँ से आते हैं आपके 50 क्वेश्चन। ये जीएस, ये जनरल एप्टीट्यूड या टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है, यानी कि आपके अंदर टीचिंग को लेके क्या एप्टीट्यूड है, इन रिसर्च को लेके आपका क्या एप्टीट्यूड है। तो इन दोनों एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए आपका ये पेपर होता है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे और किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको लग सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर 150 टोटल क्वेश्चन हो गए और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हो गए वो हो गए 300 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स को कैरी करता है। तो आपको पास होने के लिए लगभग कितना स्कोर चाहिए? तो गाइज अगर आप यहाँ पर नेट करना चाहते हैं, तो अगर हम एक बहुत ही सिंपल वे में कहें कि अगर 150 में से आप 100 क्वेश्चंस को सही करके आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका नेट हो जाएगा। और 105 से लेके यहाँ पे 110 तक अगर आप करके आते हैं, तो जेआरएफ के लिए आप एकदम से श्योर हो सकते हैं कि हाँ मेरा जेआरएफ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका पैटर्न क्या है और किस तरह से हम इसमें पास हो सकते हैं। अब इसमें पास होने का तरीका क्या है, कैसे पास हो सकते हैं? तो जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपके पास सिर्फ 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चाहिए तो सिर्फ 2 चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। वो है आपका, एक तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे मार्केट से ले लीजिए, चाहे डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन आपके पास पिछले कम से कम 10 इयर्स के पेपर हैं, वो होने ही चाहिए आपकी टेबल पे हर वक्त, जब तक आप यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1 महीने में 2 महीने में प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, उसमें सिर्फ रिवीजन होता है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि यहाँ आप मेरे यहाँ पढ़ लीजिए, 1 महीने में सारी तैयारी हो जाएगी, तो 1 महीने में सिर्फ रिवीजन कराया जा सकता है, पूरी प्रिपरेशन कराना इम्पॉसिबल है। तो आपको ने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की है जून के लिए, तो आप इसमें अभी से लग जाइए और स्टार्ट करिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर से, पुराने साल के प्रश्न पत्रों से। और यहाँ पर दूसरी चीज है आपका सिलेबस। सिलेबस की एक एक बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा वाला टॉपिक किस यूनिट के किस पार्ट में कहाँ पे दिया गया है और इसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह से आपको सिलेबस का एक एक चीज, एक एक पार्ट पता होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से सिलेबस और प्रीवियस ईयर पे अगर आपने कमांड कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि अपने पेपर की आपने 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। दूसरा है कि आप दूसरा क्या काम करेंगे यहाँ पे पास करने के लिए, कि आप हर टॉपिक को चाहे तो सेल्फ स्टडी से पढ़िए, चाहे कोचिंग क्लासेस से पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो कहीं ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई एक सिस्टम में आ जाती है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत सिस्टमेटिक हैं, आप डेली टाइम दे के पढ़ रहे हैं, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी पेपर 2 और पेपर 1 में यहाँ पे टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपके वन लाइनर या आपकी खुद की डायरी में नोट्स रेडी होने चाहिए। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 1 पे ध्यान नहीं है और वो सिर्फ पेपर 2 को पढ़ना चाहते हैं और पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एग्जाम में पास होने के लिए अगर आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस चाहिए, तो आप अपने पेपर से मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 100 में से आप 70 तक जा सकते हो, 70 में भी आप पास नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ से भी आपको 30 क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों ही पेपर आपके लिए एक तरीके से बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और दोनों का स्ट्रेटजी और दोनों का प्लानिंग एकदम से अलग तरीके का है, एकदम से अलग। सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत, जो मास्टर्स में आपने बुक्स पढ़ी हैं, जिस नोट से आप पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से जो आपने नोट्स बनाए हैं, सफिशियंट है। पेपर 1 के लिए केपीएस मदान की बुक सफिशियंट है थ्योरी वाले पोर्शंस को कवर करने के। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे किसी का डीआई बहुत वीक है, किसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत वीक है, किसी का रीजनिंग बहुत वीक है, तो इन सब के लिए आपको थोड़ा अलग से समय देना पड़ेगा। और 1 महीने बैठकर डीआई नहीं पढ़नी है, 1 महीने बैठ के आरसी नहीं पढ़नी है, डेली 5-5 2-2 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। तो 2 तरह से आप अपने पेपर 1 की चीजों को बांट दीजिए। एक में तो आप थ्योरी को लर्न करिए, लर्न सिंपल लर्न, कौन सा इन्वायरमेंट का कौन सा एक्ट कब आया,
हायर एजुकेशन में कौन सी पॉलिसीज कब बनी है, इस पॉलिसी में क्या दिया हुआ है, एनपीई क्या है, इसके प्रोविजंस क्या क्या है, सारी चीजों को आप लर्न करिए थ्योरी। और दूसरा है प्रैक्टिस वाला पोर्शन, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया, ये जो सारी चीजें हैं इनको आप क्या करिए, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। तो अपने ये हैबिट में रखिए कि पेपर 1 पे मुझे डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाना है। अब किसी को हो सकता है कि पेपर 1 किसी का स्ट्रांग है तो उनको वहां कम समय देना है, पेपर 2 में ज्यादा देना है। जिनका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है तो उनको पेपर 1 भी अच्छे से करना होगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जैसा नेचर है, आपका जैसा हैबिट है, आपका जैसा एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम शेड्यूल बनाकर स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रेटजी की बात। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि कौन से लोग जो हैं वो इसको दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो लोग यहाँ पर मास्टर कर रहे हैं, अपियरिंग हैं, जिन्होंने अभी अपना एमए, एमएड या एमकॉम जो भी आप मास्टर कर रहे हैं उसको आप या तो अपियरिंग हैं या पास हो चुके हैं, दोनों ही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री होना जरूरी है। प्लस मास्टर डिग्री में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आप यहाँ पर दूसरी किसी कैटेगरी से आते हैं, लाइक एससी कैटेगरी, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, इन सब कैटेगरी से आप आते हैं तो आपके लिए जो ये मार्क्स है वो कितना है, 50% है। यानी कि मास्टर डिग्री में यहाँ पर 50% या 55% मार्क्स आना भी जरूरी है। ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी। अगर हम बात करें कि एज लिमिट की, कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो यहाँ जेआरएफ के लिए जो इस वक्त कोविड की वजह से जो एज लिमिट कर दी गई है वो 31 ईयर कर दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, इवन वुमेन, अगर आप महिला भी हैं तो आपके लिए जो एज है वो है 36 ईयर। तो यहाँ पर 31 ईयर और यहाँ पे है 36 ईयर। ये जेआरएफ के लिए एज की बात हो रही है कि जेआरएफ अगर आप करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी और एससी, एसटी एंड आपका वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए जो एज है वो यहाँ पर 36 कैटेगरी रखी गई है। तो वुमेन फ्रॉम एनी कैटेगरी, ओबीसी फ्रॉम, अगर आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, वुमेन है, किसी भी कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है तब भी, तो आपके लिए जेआरएफ में रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर का, और आपके लिए जो ये एज हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 36 ईयर। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो प्लीज इसके लिए कर सकते हैं। अब बात करें हम नेट के लिए यहाँ पर क्या एज लिमिट होती है, तो नेट के लिए किसी भी तरह की कोई भी नो अपर एज लिमिट, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के लोग इसमें अपियर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज का जो रिलैक्सेशन है वो कुल मिला के वुमेन्स के लिए और एससी एसटी के लिए 5 ईयर है, जेआरएफ के लिए और आपका नेट के लिए यहाँ पर किसी तरह का एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये था आपका एज के बारे में आपका इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसको एलएलएम कर रहे हैं, तो एलएलएम वालों के लिए 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कब कब होता है। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो ईयर में 2 टाइम्स होता है, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई और इस बार आपने देखा कि एग्जाम बहुत पेंडिंग हुआ, 2 एग्जाम को मर्ज किया गया, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और एक बार और ऐसा रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये मान के चलिए कि अब जो जून में एग्जाम होगा उसमें आपका दिसंबर 2021 और आपका जून 2022 का जो साइकिल है, इन दोनों साइकिल को मर्ज करके एग्जाम होगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में गाइस फॉर्म आपसे भरवा लिए जाएंगे और मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद 1 मंथ के अंदर आपके फॉर्म वगैरह भरवाना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। टोटल यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो 81 सब्जेक्ट होते हैं। यूजीसी इस एग्जाम को पहले सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट कराती थी, इस वक्त जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसको कंडक्ट करती है। तो इसमें जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो ऑनलाइन जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें फॉर्म फिल करने के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, वहां जाके आप इसमें टेस्ट देके पास हो सकते हैं। अब आपको
तैयारी करना शुरू करना है इसके लिए, तो सबसे पहली बात है कि आपको अपनी तैयारी अभी से लगना होगा। और प्रिपरेशन के टिप्स में बस यही है कि टाइम टेबल बनाइए, यानी कि आपका जो टाइम है कि ये भाई कि मेरा जो टाइम है वो मेरे पास 6 मंथ का टाइम है, तो 6 मंथ में कितना दिन मुझे पेपर 1 पे कितना आवर्स लगाना है, पेपर 2 पे मुझे कितना पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो उसके लिए आपके पास पेपर और सिलेबस के साथ साथ आपके पास प्लान होना चाहिए कि इतने दिन में मुझे ये वाले टॉपिक कवर करने हैं और उसको कवर करते हुए आपको स्टडी करनी है। ये है आपके लिए कि आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी है टाइम प्लान। और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो अपने नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जो खुद के नोट्स होते हैं ज़्यादातर वही नोट्स व्यक्ति को समझ में आते हैं। तो यहाँ पर खुद के नोट्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अपने नोट्स जरूर बनाएं। और जितना हो सके लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखिए और लिखने के बाद आप उसको रिवीजन भी करिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत गूगल को ओपन करिए और गूगल पर जाके इंटरनेट से उस चीज़ को सर्च करिए, उसको डिफाइन में जाके देखिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। और अपनी एक बुक लिस्ट बनाइएगा कि मुझे कौन कौन सी बुक्स को एग्जाम से पहले कवर करना है। 10 किताबें ना पढ़कर एक किताब पढ़िए, लेकिन 10 बार पढ़िए। इस रूल पे चलिए कि किसी भी किताब को बार बार जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो KVS मदान बुक जैसा मैंने बताया बेटर है। पेपर 2 में अगर एजुकेशन सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ तो एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम में JC अग्रवाल है, लालन परोड़ है, SP गुप्ता है, AK सिंह की बुक है, SP कुलश्रेष्ठ की बुक है। आपका हिंदी मीडियम में यहाँ पर LK ओड, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, अरुण कुमार, KP पांडे, ये जो सारी बुक्स हैं बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। आप मुझसे इसी में कमेंट करके पूछ सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए कि आपको कौन कौन सी बुक, किस किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो कुल मिलाकर एक्सपेक्टेड शेड्यूल की बात करें, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ आपको कि एक्सपेक्टेड जो शेड्यूल है वो फरवरी लास्ट वीक तक आपका, फरवरी 2nd वीक जो अब आने वाला है, नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा पुराने वाले। तो रिजल्ट आने के 2 वीक के बाद, या तो फरवरी लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में, तो मार्च के फर्स्ट वीक में भी या फरवरी के लास्ट वीक में आपके पास यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है 2022 का वो आ जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आने के 1 मंथ के अंदर ही आपसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करा लिया जाएगा। और लास्ट वीक मार्च तक आते आते क्या होगा कि आपका फॉर्म वगैरह सारा फिल हो चुका होगा और जून में आपका एग्ज़ाम होगा। और जून में जो आपका ये एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर की साइकिल और जून की दोनों साइकिल को मर्ज होके होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, फरवरी चल रहा है, कि जून तक आपके 2 एग्जाम हो जाएं, क्योंकि दिसंबर का फिर से एग्जाम आ जाएगा। तो ये फिर से मर्ज करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ माय नंबर 7983233626। आप इस तरह से इस पर कॉल करके मुझसे चीज़ों को पूछ सकते हैं अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है। और अगर हम इसकी मेरिट की बात करें तो मेरे आप कम्युनिटी टैब पे जाके देख सकते हैं, कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उससे जाके आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं वो फिर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।